हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप YouTube पर या हमारी वेबसाइट दोनों पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस जो आप देखना चाहते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा विषय है, हमने शुरू किया है दोस्तों इतिहास। और इतिहास का चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया जिसका नाम है कैसे, कब और कहां। कैसे, कब और कहां, इस चैप्टर में हम लोगों ने पूरा एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। अब बारी आती है एमसीक्यू की, तो एक एक करके एमसीक्यू पढ़ते हैं। एमसीक्यू का मतलब होता है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपके पास में 4 ऑप्शन होंगे। अब आपको तय करना है कि उसमें से कौन सा आंसर सही है। आप मेरे साथ जब वीडियो देखें तो मेरे साथ साथ आप भी अपना आंसर लगाएं और अंत में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही मिले हैं। हो सकता है कि इससे आपका परीक्षण भी हो जाएगा और आप अपना क्रॉस चेक भी कर पाएंगे कि आपने कितना पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है। हालांकि ये ब्रिटिश से रिलेटेड नहीं है, वर्तमान की बात पूछ रहा है। तो भारत का जो आज का राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार वो आपका दिल्ली में मिलेगा आपको। तो दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय भी है और दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार भी मौजूद है। दूसरा क्वेश्चन है, इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो हमने पढ़ा है, चाहे हम जेम्स मिल की बात करें या हमारे इतिहासकार की बात करें, तो इतिहास को टोटल 3 अलग अलग कालखंडों में बांटने का प्रयास किया है, बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन भारत का इतिहास, नंबर 2 मध्यकालीन भारत का इतिहास और नंबर 3 आधुनिक भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा है। अगर ये प्रश्न जेम्स मिल के बारे में भी पूछा जाता तो जेम्स मिल ने भी हमारे भारत के इतिहास को द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि भारत के इतिहास को उन्होंने 3 अलग अलग भाग में बांटा है, जिसका आधार धर्म था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस 3 आधार पर 3 अलग अलग आधार पर बांटा है। तो दोनों ही तरीके से इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर इसका 3 होना चाहिए कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन किन कालखंडों में बांटा है। तो जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, हमने अभी जस्ट बात की। लेकिन वो 3 कालखंड कौन से। उन्होंने भारत के इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा। उनका कहना था कि जब ब्रिटिश भारत में आए तो ब्रिटिश सरकार से पहले भारत में मुस्लिम तानाशाहियों ने शासन किया था और मुस्लिम तानाशाहियों से पहले भारत में हिंदू तानाशाहियों ने शासन किया। तो उन्होंने बोला कि मैं भारत को 3 भाग में बांटना चाहूँगा कि पहला जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो हिंदू हैं और जो मध्य भारत का इतिहास है उसे मुस्लिम इतिहास कहा और जो आधुनिक इतिहास है उन्होंने उसको ईसाई ना कहा कि उसको ब्रिटिश इतिहास कहा। तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 भाग में बांटा है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंदू भी हैं, यहाँ पर मुस्लिम भी हैं और यहाँ पर ब्रिटिश भी हैं। तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ने पूरा क्या किया यहाँ पर, तीनों को इतिहास में यहाँ पर बांटा गया है। तो 3 तरह के इतिहास थे जेम्स मिल के अनुसार, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, राइट आंसर जो होगा वो सभी होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था। अब ब्रिटिश भारत की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वायसराय, मैंने आपको बताया कि वायसराय कहाँ से शुरू हुए थे। मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति से पहले भारत में हुआ करते थे गवर्नर जनरल और 1857 की क्रांति के बाद भारत में हुआ करते हैं वायसराय। तो यहाँ तक जो थे हमारे देश में वो कौन थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे। किससे पहले, 1857 की क्रांति से पहले। और उसके बाद में क्या होते थे, वायसराय। तो वायसराय बाद में हुआ करते थे। तो 1857 से लेकर के 1947 तक कौन चले, वायसराय थे। जबकि 1773 से लेकर के 1773 से लेकर के 1857 तक कौन बने हमारे देश में,
वायसराय का ही आपको काल मिलता है। तो पूछ रहा है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, इसका मतलब 1947 के समय पे वायसराय कौन था। तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए, आपका उत्तर वॉरेन हेस्टिंग्स आना चाहिए। क्या आपका उत्तर लॉर्ड डलहौजी आना चाहिए, क्या आपका उत्तर लॉर्ड कैनिंग आना चाहिए, या लास्ट वाला ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका जो सही उत्तर होना चाहिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो जब देश आज़ाद हुआ तब एक योजना के थ्रू आज़ाद हुआ, तो उसका नाम था माउंटबेटन योजना। तो डेफिनेटली उस समय आप समझ गए होंगे कि वो वायसराय कौन था। तो लॉर्ड बेटन साहब उस समय वायसराय थे, जो कि अंतिम वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 4 का हमें सही उत्तर मिल चुका है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल जब बने, जब हमारे देश में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ क्या था, थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था। देखिए क्या था कि हमारे देश में कंपनी जो थी शुरुआत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के साथ साथ प्रशासन करना भी शुरू कर दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान 1773 मतलब बाद में क्या हुआ, प्रशासन की ओर भी ध्यान आना शुरू हो गया, क्योंकि उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा था इंडिया से, दीवानी अधिकार मिल गए थे, और बहुत जो है इंडिया के लोगों से वो बहुत सारी मात्रा में वो क्या ले रहे थे, शुल्क ले रहे थे, टैक्स ले रहे थे। तो उस समय तक इंडिया में 3 जगह तक शासन था इंग्लैंड वालों का। एक था मद्रास प्रांत, एक था आपका बंगाल था, ये अलग अलग प्रोविंसेस थी 3 इनकी, और तीसरा क्या था, ये था बम्बई। तो मद्रास, बम्बई और बंगाल, ये 3 अलग अलग यहाँ पर इनके प्रांत हुआ करते थे। तो क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है, रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना। अब था क्या कि ये अलग अलग ये पूरा देश में ये तीनों डिफरेंट अलग अलग थे, मतलब बंगाल वाला बंगाल का काम कर रहा है, मद्रास वाले अपना काम कर रहे हैं, बम्बई वाले अपना काम कर रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार को इनके बारे में पता चला कि ये लोग जो अपना प्राइवेट बिजनेस कर रहे थे, और ब्रिटिश सरकार को घाटा हो गया था बहुत ज़्यादा। ब्रिटिश सरकार को जब बहुत घाटा हो रहा था, क्योंकि करप्शन बढ़ गया था और यहाँ के जो अधिकारी थे गवर्नर जनरल अपनी मनमानी कर रहे थे। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट भारतीयों के लिए नहीं लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट इन तीनों के गवर्नरों को, अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर 3 अलग अलग जगह गवर्नर होते थे। तो इन्होंने क्या बोला कि तीनों का एक गवर्नर जनरल बना दिया और सेंट्रलाइजेशन कर दिया कि सारी पावर अब बंगाल में होगी। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, बंगाल का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स साहब को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और बोल दे कि अब सारा काम यहीं से होगा। बंगाल का गवर्नर जनरल इन दोनों के ऊपर काम करेगा और सारी रिपोर्ट पेश करेगा कहाँ पर, इंग्लैंड में। मतलब जो इंग्लैंड के राजा हैं उनके यहाँ पर सरकार को पेश करेगा, ब्रिटेन गवर्नमेंट को। तो देखो किस तरह से उन्होंने रेगुलेट किया था। तो ये 1773 से बंगाल के गवर्नर जो थे उनको गवर्नर जनरल बनाया था। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स अपने आप क्या बन गए, गवर्नर जनरल बन जाते हैं। इसलिए 1773 यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है जो रेगुलेटिंग एक्ट की थी। अब आपको बात समझ में आ गई होगी क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि जेम्स मिल स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? क्या उस पुस्तक का नाम ये था, ऑप्शन नंबर क, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? क्या उस किताब का नाम ये था कि हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड? क्या उस किताब का नाम हिस्ट्री ऑफ अमेरिका था या हिस्ट्री ऑफ जापान था? तो जेम्स मिल ने न जापान, न अमेरिका और न ही स्कॉटलैंड की हिस्ट्री के बारे में वो किताब लिखी थी। उन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने ब्रिटिश भारत को लेकर के एक किताब लिखी थी। तो सही उत्तर उसका कही होगा, उसका सही उत्तर है कि ब्रिटिश इंडिया को लेकर के उन्होंने किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भाग में बांटा था। हमने अभी बोला हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश नाम से अलग अलग 3 कालखंड में बांट दिया था। प्रश्न क्रमांक 7 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 7 क्या बोलता है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से आप क्या अभिप्राय है? भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से अभिप्राय क्या है, क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं? क्या ये औपनिवेशिक युग
प्राचीन काल का कहा जाता था। जब हम लोग बोलते हैं ना कि उपनिवेश का काल कौन सा था, क्या प्राचीन काल के राजाओं ने हमें उपनिवेश बनाया था कि वो बाहर से आए थे, हमारे ही देश के थे? क्या मध्यकाल के राजाओं ने उपनिवेश बनाया था? यहाँ पर भी भले ही वो बाहर से राजा आ गए, लेकिन यहाँ पर उपनिवेश नहीं बनाया था, उन्होंने राज किया और यहीं रहे, यहाँ का पैसा यहीं पर इन्वेस्ट किया। क्या ब्रिटिश काल में? तो बिल्कुल ब्रिटिश काल में हम लोग उपनिवेश थे। तो उपनिवेश का मतलब क्या? उपनिवेश का मतलब ये हुआ कि जब कोई दूसरा देश एक देश के ऊपर कंट्रोल करे, तो दूसरे देश ने बनाया था, जबकि मुगल कोई देश नहीं था, वो तो किसी देश से आए थे जिन्होंने यहाँ आकर के राज किया था। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर आपका ग हो गया, ब्रिटिश काल। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 की बात करते हैं। ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए? ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाए रखने के लिए ब्रिटिश लोगों ने क्या बनाए थे? तो उन्होंने हर एक दफ्तर के लिए अभिलेख कक्ष बनाए थे, अभिलेखागार बनाए थे, उन्होंने संग्रहालय बनाए थे। तो दोनों चीजें बनाई थी इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए। तो आपका क वाला ऑप्शन बोलता है अभिलेखागार और ख वाला ऑप्शन बोलता है संग्रहालय। इसका मतलब दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। इन दोनों जगहों पर ये इनको सजा करके मतलब सुरक्षित रखा गया था। तो सही उत्तर क्या होगा? क और ख दोनों इसका सही उत्तर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ग आपका सही उत्तर है। तो देखते हैं हमारा सही उत्तर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से कौन से बदलाव आ रहे हैं? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है? तो दोस्तों, वैश्वीकरण की प्रक्रिया तो वह प्रक्रिया है जहां पर पूरे विश्व के सभी लोग मिलकर एक दूसरे के देश के साथ व्यापार साझा करते हैं। मतलब भारत का माल यूरोप में बिक रहा है, यूरोप का माल इंडिया में बिक रहा है, इंडिया का माल कहीं और बिक रहा है, जापान में, अमेरिका में, अलग अलग देशों का माल अलग अलग जगह बिक रहा है। सब सारे देशों के बाजार एक दूसरे के लिए खुले हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण तो ये बदलाव का कोई यहाँ पर वो मिलता नहीं है। निजीकरण की बात करें तो निजीकरण क्या होता है? निजीकरण का मतलब ये होता है कि सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, सब कंपनियां अगर सरकार के हाथ में हो और कोई भी कंपनी किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में नहीं हो तो उसको निजीकरण, उसको हम लोग सरकारी बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो सरकार ने बोल दिया कि भाई सरकारी जो है कंपनियां घाटे में चल रही हैं, अब निजी लोग आकर के इस कंपनी को चलाएं। जैसे हमारे देश में रिलायंस कंपनी है, हमारे देश में टाटा कंपनी है, तो ये सब क्या है? निजी कंपनी है। तो जब देश में सरकारी कंपनियों का निजी प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए या निजी लोगों को यानी प्राइवेट लोगों को किसी व्यक्ति को भी बिजनेस करने का अधिकार दिया जाए, उसी को निजीकरण कहते हैं। और उदारीकरण का मतलब ये होता है कि जब भी कोई देश में दूसरी कंपनी व्यापार करने के लिए आए या हमारे देश के लोग व्यापार करना चाहे तो बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है। लाइसेंस प्रणाली खत्म कर दी जाए और बहुत आराम से कोई भी व्यक्ति दुकान खोल सकता है। नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होना चाहिए, बहुत झंझट नहीं होना चाहिए। तो नीति को उदार बनाना ही उदारीकरण कहलाता है। और औपनिवेशीकरण का मतलब होता है, औपनिवेशीकरण का मतलब होता है कि जब कोई ताकतवर देश कमजोर देश पर कब्जा करे और उस ताकतवर देश की वजह से कमजोर देश के ऊपर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आ जाए तो उसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर क्या है? वो है आपका औपनिवेशीकरण। तो घ इज द राइट आंसर। चौथा ये क्या है? आपका सही उत्तर है। दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, क्लियर? हम बढ़ते हमारे अगले प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 बोलता है कि अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती थी। ब्रिटिश काल में, अंग्रेजी काल में जनगणना जब अंग्रेज लोग करवाते थे, अंग्रेजों ने जनगणना जो है लॉर्ड मायो के काल से ही शुरू कर दी थी। 1872 के आसपास से शुरू हुई थी, फिर 1881 में पूरे भारत में हो गई थी। तो जब लॉर्ड रिपन ने भी करवाई तो ये लोग करते क्या थे, इसमें क्या बातें इनको मिलती थी? क्या लोगों की जनसंख्या गिनते थे? तो ये तो बिल्कुल सही है। लोगों की जनगणना का मतलब क्या होता है? लोगों को गिनना। तो पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा पॉइंट है उनकी जाति के बारे में, तो बिल्कुल जाति के बारे में भी पता लगाया जाता था
और तीसरा पॉइंट है उनके व्यवसाय के बारे में, तो उनके व्यवसाय के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाती थी। तो लोगों के बारे में, लोगों की जाति के बारे में और लोगों के व्यवसाय के बारे में ही जनगणना में उस समय ब्रिटिश काल में ये जानकारी इकट्ठा की जाती थी। तो आपका सही उत्तर जो होगा डेफिनेटली वो घ वाला उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। इसलिए उपरोक्त सभी जो उत्तर है वो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है, घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देश का शासन अच्छी तरह से चलाने के लिए, देश का शासन अच्छी तरह से चलाने के लिए अंग्रेजों ने किस बात पर विशेष महत्व दिया? अंग्रेज का मानना था, क्या मानना था? क्या अंग्रेज सर्वेक्षण पर बहुत बल देते थे? क्या अंग्रेजों ने देश को अच्छे से चलाने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया? क्या अंग्रेजों ने देश को अच्छे से चलाने के लिए रेलवे का विस्तार किया? या फिर आईपीसी की धारा, कठोर धारा ला करके कठोर दंड विधान प्रस्तावित किए? तो ना तो सड़क बना करके उन्होंने अच्छी तरह से चलाने के लिए, उनकी मान्यता कुछ और ही थी, तीनों नहीं थी। उनकी मान्यता थी कि यदि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाना है तो उस देश को जानना सबसे ज़रूरी है और किसी देश को जानने के लिए सर्वेक्षण कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क इज़ द राइट आंसर, क इसका सही उत्तर है कि सर्वेक्षण के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत को जानने का प्रयास किया, जिससे किसी भी देश का शासन अच्छी तरीके से चला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश इतिहास के 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? 1817 में एक दार्शनिक, राजनीतिक और अर्थशास्त्री व्यक्ति आया था, मतलब था, जो 1817 में था। इस व्यक्ति ने पूरे इंडिया के इतिहास को धर्म के आधार पर 3 भाग में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। बार बार इसका नाम आ रहा है, तो इस व्यक्ति का नाम क्या है? तो बिना कुछ सोचे समझे हम लोग सीधा इस पे आ जाएं। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन में इसका नाम ले चुके हैं। उस व्यक्ति का नाम है जेम्स मिल। तो जेम्स मिल वो व्यक्ति है जिन्होंने हमारे इतिहास को 3 अलग अलग कालखंडों में बांटने का प्रयास किया था धर्म के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है? क्या भारत में अंग्रेजी शासन काल के नाम को अंग्रेजी युग के नाम से जानते हैं? क्या अंग्रेजी युग बोल सकते हैं उसको? या फिर क्या भारत में अंग्रेजी शासन को हम लोग औपनिवेशिक युग बोल सकते हैं? क्या ऑप्शन नंबर ग लोकतंत्र का युग बोल सकते हैं उसको? या फिर ऑप्शन नंबर घ हमारा है, उसको क्या प्राचीन युग बोल सकते हैं? तो डेफिनेटली हम लोग इसको बोलेंगे औपनिवेशिक युग, क्योंकि अंग्रेजी शासन ने हमारे ऊपर दबाव डालकर हमारे यहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चीज़ों पर काफ़ी नियंत्रण हासिल कर लिया था। तो राइट आंसर तो क्या होगा आपका? औपनिवेशिक युग ही इसका सही उत्तर होगा। तो औपनिवेशिक, अगर आपने भी ये सही उत्तर लगाया है तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। एक वक्त था जब इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे? ये बड़ा ही एक क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी में एक लाइन में लिखा हुआ है। ये लाइन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि एक वक्त ऐसा था जब इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे। क्या इतिहासकार युद्धों के जादू में खोए रहते थे? क्या इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे? या फिर इतिहासकार खेल के जादू में खोए रहते थे? और आखिरी ऑप्शन है, क्या इतिहासकार शिक्षा के जादू में खोए रहते थे? तो देखिए, इतिहासकार शिक्षा के जादू में नहीं खोए रहते थे। उस समय तक शिक्षा को लेकर के इतना ज़्यादा सोच नहीं थी विकसित, और खेल को लेकर तो कुछ था भी नहीं ऐसा। युद्धों को लेकर भी वो इतने जादू में नहीं रहते थे। वो युद्धों को लेकर बड़े इंटरेस्ट था उनके अंदर, लेकिन वो जादू जो था वो किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे? वो तारीखों पर बड़ा ध्यान देते थे। तारीखों के महत्व को उन्होंने, तारीखों को इतना ज़्यादा महत्व दिया उन्होंने, इतिहास में जगह जगह तारीखों को मेंशन किया है। और इसी वजह से लगता है कि जैसे कि ये तारीखों को बहुत ज़्यादा इन्होंने तवज्जो दिया है। इनके लिए तारीख, समय, स्थान बहुत मायने रखता था। तो ये जादू मान लिया गया था, उन लोगों को इसी चीज़ का जादू लगता था। क्वेश्चन नंबर 15। कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा है? कुछ लोगों की, क्या आप ही से पूछ लूँ मैं? क्या आपको जब सारे सब्जेक्ट दे दूँ मैं, सब सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, तो आप इतिहास के बारे में क्या सोचते हो? हर एक, ज़्यादातर बच्चे, बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं कि इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज़्यादातर लोग बोले कि इतिहास बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, पढ़ते जाओ, ख़त्म ही नहीं होता है, बहुत लंबा इतिहास है, तो इतिहास बहुत बोरिंग लगता है। मतलब है अच्छा, पढ़ सकते हैं, कहानियाँ बड़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी बोरिंग लगता है, एक कहानी चलती रहती, नींद आती है। तो अगर आपने बोला इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, तो देखो ना यहाँ पे कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको लग रहा है इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट है।
इतिहास एक बहुत उबाऊ है। उबाऊ का मतलब क्या है? उबाऊ का मतलब वही होता है जो अभी हमने सोचा। इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट है। रोचक बातें हो सकती है लेकिन बहुत मज़ेदार तो नहीं है, वो बहुत मज़ेदार और बहुत रोचक भी नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इस इतिहास जो है काफ़ी उबाऊ तरीके से बनाया गया है, क्योंकि उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं है। अब इतिहास है भाई, उसमें कोई कॉमेडी तो डाल नहीं सकते, जो रियलिटी है वो रियलिटी है ना। तो इतिहास में हमें उबाऊ इसलिए लगता है क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है और सब बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को, जितने भी लोग इसको पढ़ते हैं, बूढ़े हो या छोटे हो, वो सब लोग जब भी इतिहास पढ़ते हैं बड़ा उनको लगता है कि यार इतिहास जरूर पता है हमें, लेकिन काफ़ी बड़ा उबाऊ सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए काम सौंपा था? क्या जेम्स वॉट को यह काम सौंपा था? क्या लॉर्ड डलहौजी को? लॉर्ड डलहौजी तो खुद एक गवर्नर जनरल थे, उनको एक काम क्यों सौंपेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये खुद एक गवर्नर जनरल थे, तो उनने जो काम सौंपा था वो जेम्स रेनल को सौंपा था। जेम्स रेनल वो व्यक्ति थे जिनको यह काम सौंपा गया था। तो ये और ये तीनों को यह काम नहीं सौंपा गया, जबकि राइट आंसर क्या है? जेम्स रेनल को उन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने देश का नक्शा बनाने के लिए काम सौंपा था। अब प्रश्न क्रमांक 17 की बात करें तो भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हम लोग पहले भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं। ये थे वो पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। तो राइट आंसर क्या हो गया? वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी पहले हम लोग एनसीईआरटी में इसको कर चुके हैं, इसलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो सीधा आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे, ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। मिल ने क्या सुझाव दिया? मिल मतलब क्या? जेम्स मिल की बात कर रहे हैं, वो स्कॉटिश अर्थशास्त्री। मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्राप्त किया जा सके? मिल ने बहुत सारी बातें बोली। मिल की जो समझ थी भारत के इतिहास के बारे में, वो ये सोचता था कि भाई ब्रिटिश से पहले भारत में लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ते थे। ब्रिटिश के आने से पहले भारत में धर्म के नाम पर वो तानाशाही लोग चलते थे। मुस्लिम और हिंदुओं ने तानाशाही किया और देश को यहाँ पर अधर में डाल दिया, बहुत पीछे रह गया। उनका मानना था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो ब्रिटिश के बिना हेल्प के ये देश ग्रो नहीं कर सकता। तो वो ये बोलते थे कि अगर, तो उनको बोला कि अभी तो ब्रिटिश ने बहुत कम जगह पर कब्जा किया, लेकिन मेरे हिसाब से पूरे भारत पर ब्रिटिश को एक बार कब्जा करना चाहिए ताकि भारत को अच्छा ज्ञान और सुखी जीवन दे सके। तो सारे भूभाग पर कब्जे की बात करता है वो, कि भारत के पूरे भूभाग पर कब्जा कर ले तो फिर ब्रिटिश जो है हमको आगे अच्छा जीवन प्रदान कर सकते। ये जेम्स मिल का मानना था। तो राइट आंसर आप देख ही रहे हैं क्या है? सारे भूभाग पर कब्जा। ऑप्शन नंबर क इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? तो ये तो आपको अगर नहीं पता है तो सीधा आपको सन रखना पड़ेगा। यहाँ से आप सन देख सकते हैं, 1920 का वो सन है जब भारतीय अभिलेखागार बनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो दिल्ली में बनाया गया है वो कब बनाया गया था? अब भारत में पहली क्रांति कब हुई थी? भारत की सबसे पहली क्रांति का दर्जा किसे दिया जाता है? 1850 में तो कोई क्रांति नहीं हुई थी, 1837 में कोई क्रांति नहीं हुई थी, 1947 में तो आज़ादी मिल ही गई, लेकिन क्रांति कौन थी? वो क्रांति थी आपकी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति। और यही भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम या पहला क्रांति के नाम से जानते हैं, 1857। इसको कभी नहीं भूलना है। महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम क्या था? तीसरे पुत्र का फोटो भी आपकी एनसीईआरटी में लिया गया, इसलिए वहां से एक क्वेश्चन बनता है। महारानी जो थी विक्टोरिया, उनके जो तीसरे पुत्र थे उनका नाम आर्थर था। और ये आर्थर को घोड़े पे बिठा करके लिप्टन चाय का एक लिप्टन नाम की एक चाय थी उसका प्रमोशन किया गया था घोड़े पे बिठा कर। तो बड़ा अच्छा है कि आपको मिलेगा वहां पर वाकया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आर्थर जो है महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र थे। आर्थर को कौन सी पदवी देके रखी थी? आर्थर जो तीसरे पुत्र थे उनको एक पदवी दी थी। उनको क्या ड्यूक की पदवी दी थी? क्या कटाट की या कनाड की पदवी दी थी? या फिर था ड्यूक ऑफ कनाड? तो देखो ये पूरा नाम यही था, उनको ड्यूक ऑफ कैनॉट की पदवी दी गई थी, ड्यूक ऑफ कैनॉट। ठीक है, आपको पता है दिल्ली में एक कैनॉट प्लेस भी है, तो ऐसे ही कुछ शब्द है वो ड्यूक ऑफ कैनॉट। तो राइट आंसर क्या है? ड्यूक ऑफ कैनॉट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं जरा।
क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि जेम्स मिल ने के एशियाई समाज के प्रति विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है। एशियाई समाज के बारे में उन्होंने क्या लिखा। ऑप्शन नंबर क बोलता है मिल को लगता था कि सभी एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं और ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। ये बिल्कुल सही कथन ये उन्होंने बोला था कि भाई एशियाई समाज जो है वो जो है यूरोपीय समाज से काफ़ी पीछे हैं। एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं और ब्रिटिश जो है उनको सभ्यता की राह पे ले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ख जो है वो क्या बोलता है, ख बोलता है कि मिल ने सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। उन्होंने बोला था कि अंग्रेजों के भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सकता है। पॉइंट नंबर दो भी पॉइंट है और ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर ग की बात करते हैं, ग क्या बोल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ग, जेम्स मिल की इस धारणा में अंग्रेजी शासन निरंकुशता और अत्याचार का प्रतीक था। ये लाइन उनने बोली ही नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि जेम्स मिल जो है ये अंग्रेजी शासन जो है वो निरंकुश या अत्याचार का प्रतीक था। तो ये ऑप्शन इसका ग वाला जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर घ क्या बोलता है, इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। ये ऑप्शन भी सही है। और अब पूछ कर आया क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ग गलत है क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश शासन को निरंकुशवादी नहीं बल्कि प्रगतिवादी एक बताना चाहा था। कब यह हुआ था कि भाई लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था, तो इसके लिए आपको अपना एनसीईआरटी खोलना पड़ेगा। उसमें एक फोटो दिया गया है जिसमें घोड़े पर सवार जो है महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र आर्थर साहब बैठे हुए हैं और लिखा हुआ है लिप्टन चाय, और वहां पर आपको सन मिल जाएगा 1922 में ये एक विज्ञापन तैयार किया गया था। कभी आ जाए इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं, भारत की मदद के बिना अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। यह शब्द किसने कहा था? क्या यह शब्द जेम्स मिल ने कहा था? क्या यह शब्द लॉर्ड रिपन ने कहा था? या यह शब्द नक्शे बनाने वाले जेम्स रेनल ने कहा था? या लॉर्ड वेलेजली ने कहा था? तो ये जो कथन कहा गया था ये स्कॉटिश एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था जेम्स मिल, उन्होंने कहा था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? जेम्स मिल ही इसका सही उत्तर होगा। तो आपने सही उत्तर भी देख लिया कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जब एक देश दूसरे देश की नकल करके अपने में बदलाव कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वो औपनिवेशिक देश होता है, उपनिवेश होता है तो औपनिवेशिक कहलाता है। ये तो सिंपल सा एक आंसर था इसका, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने की जगह को क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण दस्तावेज को रखने की जगह को हम लोग क्या कलेक्टर रूम बोलते हैं, क्या अभिलेखागार बोलते हैं, क्या रिपोर्ट रूम बोलते हैं, या तहसील बोलते हैं? अगर इसकी जगह रिकॉर्ड भी होता तो हम लोग इसको सही मानते, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? अभिलेखागार जो होते हैं, अभिलेख कक्ष, इसी में सबसे ज़्यादा जो है दस्तावेजों को बचा करके रखा जाता है और सारे के सारे दस्तावेज बिल्कुल व्यवस्थित ऑर्डर में यहाँ पर रहते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 29, पश्चिम या पश्चिमी संसार, वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उसकी बात कर रहा है, में आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी मानी जाती थी? आधुनिक काल का मतलब क्या होता है? तो पश्चिमी विशेषता के हिसाब से आधुनिक काल कैसा था? आधुनिक काल विज्ञान पर आधारित था, आधुनिक काल तर्क पर आधारित था, आधुनिक काल में लोकतंत्र थी, मुक्ति था और समानता जैसे तत्व थे। अगर आपको सारी चीज दिख रही है तो वो सही आंसर होगा। तो विज्ञान का विकास बिल्कुल सही, तर्क का युग था बिल्कुल सही, लोकतंत्र और मुक्ति का युग था ये भी सही है। तो पश्चिमी दुनिया को इस तरह का एक मानते थे उस युग में कि आधुनिक काल वहां पर ये सारे बदलाव को लेकर के आया था, इसलिए उपरोक्त सभी ही इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो 29 और नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या है? उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 30 क्या बात करता है? प्रश्न क्रमांक 30 बात करता है कि अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है, क्या भारतीय संस्कृति महत्वपूर्ण है, या फिर भारतीयों की भाषा सीखना महत्वपूर्ण है?
तो उपरोक्त सभी भी हो सकता है। तो उनके हिसाब से उनने बोला था कि अगर किसी देश पर अच्छे ढंग से शासन करना है तो सबसे पहले उस देश को समझने की जरूरत है, और समझने के लिए क्या करवाते हैं, समझने के लिए जनगणना करवाते हैं। तो सर्वेक्षण इज द राइट आंसर, तो सर्वेक्षण ही उसका सबसे सही आंसर है। ये एक बार पहले भी हम लोग क्वेश्चन चर्चा कर चुके हैं, दोबारा से थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब वही है। सर्वेक्षण करवाते थे अंग्रेज, और अंग्रेजों ने ही हमें जनगणना करके सर्वेक्षण कराना भी उन्होंने सिखाया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर आपको मिल गया होगा। क्या उत्तर है? सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश काल के संदर्भ में, पहला, हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को दिया था। बिल्कुल सही, रॉबर्ट क्लाइव ने दिया था और जेम्स रेनल को दिया था। दूसरा ऑप्शन, रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो बिल्कुल नहीं था, प्रथम गवर्नर जनरल तो हमने पढ़ा वॉरेन हेस्टिंग्स था 1773 में, ये तो गवर्नर था पहला बंगाल का। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। अब देखिए, या तो अंतिम गवर्नर जनरल बोल दो या वायसराय बोल दो, वो पदवी तो एक जैसी थी ना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बोल दो या वायसराय, यहाँ पर वायसराय लिखना चाहिए था, लेकिन चलो गवर्नर जनरल बोल दिया। तो अंतिम जो था ना वो तो माउंटबेटन ही था। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ये पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो उसके हिसाब से सही उत्तर कौन सा हो गया? सही उत्तर हो गया 1 और 3, ख इसका सही उत्तर है। राइट आंसर जो है वो ख है। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो ऑप्शन में लिखा है, इसको गवर्नर जनरल को वायसराय कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर क्या कन्फ्यूजन एक पैदा हो जाएगा गवर्नर जनरल में। फिर अंतिम गवर्नर जनरल जो है फिर लॉर्ड कैनिंग को भी बोलते हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल शब्द उसके इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर वायसराय देंगे, तभी हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही निकलेगा, वायसराय। ठीक है, तो अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, बिल्कुल सही था। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ हो गया 1 और 3 सही है। राइट आंसर 1 और 3 सही है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो जो है वो YouTube पर सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन लेकर आए हैं। हमारी वेबसाइट है magnetbrains.com, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे आपको मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है? करना है आपके टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर, जहाँ पर CBSE 6 क्लास से 12 क्लास हिंदी मीडियम मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है और आपको अपनी क्लास चूज कर लेना है, कौन सी क्लास आपको पढ़ना है। सीधे आप पहुंच जाएंगे अपने शिक्षकों के पास जो आपको कक्षा 8वीं पढ़ाएंगे। कक्षा 8 के शिक्षकों के पास जाने के बाद आपको क्या करना है? हर एक टीचर के नीचे लिखा हुआ वॉच नाउ, बस आपको अपने सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करते हो आपका सब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पर ओपन, और ऑल वीडियोस यहाँ पर देखिए, वॉच ऑल वीडियोस में जैसे यहाँ पर नागरिक शास्त्र के सारे चैप्टर के नाम लिखे हैं। हर एक चैप्टर के सामने लेक्चरों की संख्या भी लिखी गई है। अब आप लेक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपका लेक्चर हो जाएगा शुरू, और वीडियो देख सकते हैं, आराम से देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी कक्षा में टॉप भी करिए। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुख्य शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।